चलिए, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, मैंने ये व्हाइट बोर्ड में ये जो पढ़ाया था अपने घर में, उसका फोटो भेजा था। इस व्हाइट बोर्ड में मैंने शून्य के गुण बताए हैं, यानी शून्य के बारे में आप क्या क्या जानते हो या आपको क्या क्या जानते रहना चाहिए, ये चीज इसमें बताया है। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, शून्य के गुण और संख्या एक के गुण पर, क्योंकि इससे संबंधित जो कथन से संबंधित प्रश्न आता ही है, ठीक है, कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही नहीं है, इस टाइप का। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चलिए आप ही लोग, शून्य कैसी संख्या है, शून्य कैसी संख्या है, तो देखो इसमें लिखा हुआ, शून्य एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखो, तुम लोगों को जो पहले से बच्चे मेरे पास जुड़े हैं उनको संख्या के 3 प्रकार पढ़ा दिया गया है। पहला होता है, पहला होता है प्राकृत संख्या। अभी और पढ़ाएंगे, रिपीट कर रहे हैं तो। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है बच्चों? कोई कमेंट करेगा? एक से अनंत तक। एक दो तीन, इस तरह अनंत तक चलता है। यहाँ हम समझें, जहां से शुरू होता है, जिस संख्या से शुरुआत करते हैं वो सबसे छोटी संख्या होता है। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत एक से होता है, इसका मतलब एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आगे एक के बारे में जानेंगे, उसमें और डिटेल बता दूं। उसी तरह दूसरा जो है पूर्ण संख्या होता है। दूसरा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ? शून्य से लेकर अनंत तक। शून्य से अनंत। जितना भी धनात्मक संख्या है, इस तरह अनंत तक, ठीक है। शून्य और सभी धनात्मक संख्या, प्राकृत संख्या को धनात्मक संख्या भी कहते हैं। ये याद रखना बच्चों, प्राकृत संख्या को धनात्मक संख्या भी कहा जाता है। अब प्राकृत संख्या में सबसे छोटा प्राकृत संख्या एक होता है। शुरुआत एक से होता है, तो जहां से शुरुआत होता है वही सबसे छोटा है। पूर्ण संख्या लिखने के शुरू हम शून्य से शुरू करते हैं। शून्य, एक दो तीन चार, इस तरह एक दो तीन चार तो प्राकृत संख्या है और धनात्मक संख्या। अब शून्य ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या, याद रखना। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? पूर्णांक संख्या लिखने का शुरुआत जी, अनंत अनंत। हाँ बिल्कुल सही। पूर्णांक संख्या लिखने का शुरुआत होता ही नहीं है, वो इधर शुरू में भी अनंत रहेगा, अनंत रहेगा। यानी सबसे छोटा संख्या भी अनंत है, ऋणात्मक अनंत। और लास्ट धनात्मक संख्या भी अनंत होता है। बीच में होता है जीरो, बीच में होता है जीरो। इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या। तो इस तरह 3 प्रकार की संख्या पढ़ेंगे, जिसमें ये पूर्ण संख्या के बारे में बता रहा था मैं कि जीरो सबसे छोटा संख्या है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या, याद रखना। सबसे छोटा प्राकृत संख्या नहीं है, ना सबसे छोटा पूर्णांक संख्या नहीं है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या है जीरो, और सबसे छोटा प्राकृतिक है। ठीक, चलिए अब इसके बाद जानते हैं दूसरा नंबर। देखो दूसरा क्या लिखा है? शून्य एक सम अंक है, सम संख्या नहीं है। हाँ, शून्य एक सम अंक है, सम संख्या नहीं है। बच्चों, हमारे पास कुल अंक क्या क्या है? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 10 अंक है।
हमारे संख्या पद्धति अंक होते हैं, उनमें से सम अंक कहलाता है। सम अंक कौन कौन सा कहलाता है? 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, ये 6, सम 8। अंक कहलाते हैं। और विषम अंक किसको बोलते हैं? 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9 ये। 9। तो बच्चों ये 0, 2, 4, 6, 8 ये सम अंक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके बगैर यानी इनमें से किसी न किसी एक अंक को संख्या की इकाई में लिखना रहता है। इकाई में लिखेंगे तभी वो संख्या सम बनता है। तो ये सम अंक है। और 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम अंक है, क्योंकि ये विषम संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि 0 एक सम अंक है, लेकिन 0 सम संख्या नहीं है। 0 एक सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है जी सम संख्या? क्योंकि वो प्राकृत संख्या ही नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर। क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या कहें या धनात्मक संख्या नहीं है। जो भी सम विषम संख्या है वो प्राकृत संख्या होता है, और 0 तो प्राकृत संख्या ही नहीं है, वो तो पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। तो जो भी सम विषम संख्या है वो प्राकृत संख्या से बना है, और 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 0 को हम सकते। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा 0 के संबंध में दूसरे नंबर का जानकारी। अब फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट लिखा है, ध्यान दो, 0 न भाज्य है। भाज्य को यौगिक संख्या भी बोलते हैं और न ही अभाज्य संख्या है। ये मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों ने सब बताया था, उसी को मैं ये व्हाइट बोर्ड में लिखा था। तो 0 न तो भाज्य संख्या है। भाज्य माने भाज्य को एक और शब्द बोला जाता है यौगिक। यौगिक संख्या भी बोलते हैं, बच्चों याद रखें। और 0 न तो 0 न भाज्य है, न ही अभाज्य है। अभाज्य को बोलते हैं रूढ़। कम से कम दो दो तो शब्द तो पता चले। ठीक, अगला देखें बच्चों, जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो तो शेष फल हमेशा 0 आता है। अब ये चीज तुम लोग कौन जो बच्चे इस तरह भाग करते हैं ना, 2 से भाग करने पर 2 चौकाट और ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ये उनके भैया ये क्रॉस फ्रास कुछ नहीं होता। संख्या को घटाने से संख्या ही मिलेगा। तो 8 को घटाने से 0 मिलेगा। ये जो बच्चे ऐसे क्रॉस लिखना सीखे हैं, जो भी उसके स्कूल में सिखाए हैं, ये धीरे धीरे छोड़ दो। ये क्रॉस फ्रास कुछ नहीं होता, घटाने से 0 मिलता है। तो याद रखो, किसी संख्या को हम किसी संख्या से देखो भाग कर रहे हैं तो शेष फल यहाँ क्या मिला? 0 मिलता है। कब? जब पूरी तरह विभाजित हो जाता है तब। ठीक, तो ये चीज याद रखना 0 के बारे में। अब मुझे बताओ, भाज्य संख्या शब्द आया है तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कोई बता दो, थोड़ा इस पर भी 2 रिवीजन हो या जाए। 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और बताओ कि ये सही बोल रही है भूमि? सर वेदांत समूह 3 हाँ या बोलो 3 बेटा। से खंड वाले संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, 3 या 3 से अधिक। भूमि कैसे गड़बड़ आ रही है? अरे 2 तो अभाज्य संख्या के लिए है। अधिक गुणनखंड होगा, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होगा तभी हम उसे भाज्य कहेंगे। जैसे 4 का 3 गुणनखंड होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4। 4 गुणनखंड हो गए 4 के। 8 के देखें क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है।
तो 8 के देखो 3 से अधिक है, तो जिसके 3 गुणनखंड कम से कम होना चाहिए, 3 से कम वाला भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या नहीं कहलाता। 3 गुणनखंड या 3 से ज्यादा, आगे कितना भी हो सकता है, तो वो सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती, ये याद रखो। अब आते हैं अभाज्य संख्या का भी थोड़ा सा रिवीजन कर लें। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऋण संख्या जिसे और कहा जाता है, बताओ जी। जिसके, बोलो बोलो। केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ना तो कम चलेगा न अधिक चलेगा, ठीक है। जैसे एक 8 और 3 ले लो, 1 और 3 होता है, 2 का भी 1 और 2 ही होता है, ठीक है। तो भाज्य संख्या की विशेषता है उसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से कहेगा तो क्या उत्तर बोलोगे? एक और स्वयं। बहुत बढ़िया, एक और स्वयं वह संख्या। देख लो, 3 का गुणनखंड लिखे हैं 1 और 3 क्या है? वो स्वयं संख्या है। 2, 1 और 2 यानी वो स्वयं संख्या 2। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है सभी का एक गुणनखंड होना निश्चित है। संसार में जितना भी धनात्मक ये सभी संख्या का गुणनखंड लिखोगे तो एक रहेगा ही, सभी का गुणनखंड एक होता ही है। और जिसका और स्वयं भी रहे, 2 गुणनखंड रहे, तो वो वही अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन सा? एक और स्वयं। बढ़िया। तो ये हो गया हमारा शून्य के बारे में तीसरा पॉइंट कि शून्य न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य। अब अगला देखें, जब कोई संख्या किसी ये हो गया शून्य, शून्य न धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या। यहाँ देखो, जब हम संख्या रेखा बनाते हैं बच्चों तो बीच में शून्य लिखते हैं। इधर धनात्मक संख्या होता है इस तरह 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो धनात्मक है, और इधर जाएंगे तो ये होता है ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऐसे। तो ऋण 1 ऋण इस तरह ऋण 1 ऋण 2 से इधर अनंत तक ऋणात्मक संख्या होता है, और 1 2 3 से शुरू होकर इधर अनंत तक धनात्मक संख्या। लेकिन शून्य बच्चों ना तो धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये सब चीज तुम लोगों को याद रखना है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये प्रश्न आता ही है। चलो अगला देखिए। हाँ, शून्य ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या, ये भी याद रखना। एक का पूर्ववर्ती शून्य होता है। जब ये संख्या रेखा देखो बना हुआ है यहाँ, मान लो ऐसे संख्या रेखा इधर एक है, पूर्ववर्ती माने इधर पहले वाला, अब परवर्ती माने इधर बाद वाला, इधर पूर्ववर्ती कहलाता है। एक कम और एक ज्यादा कर दें तो परवर्ती, ये भी पढ़ाऊंगा किसी दिन, अभी इस पर नहीं पढ़ाऊंगा, वीडियो भेजा था। जैसे एक के आगे क्या आता है? 2, तो एक का परवर्ती है 2, एक के पहले आता है 0, तो ये पूर्ववर्ती है। वही चीज लिखा है, एक का पूर्ववर्ती संख्या 0 होता है। चलो बताओ 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा? -1। वेदांत साहू बहुत बढ़िया। -1। 0 का पूर्ववर्ती होगा -1, और 0 -1 का पूर्ववर्ती -2। ऋण 2। ठीक। अब ये बताओ मुझे, ये -2 और 0 इसमें बड़ा है? 0।
जीरो। ठीक, ये 0 बड़ा है, बहुत बढ़िया। अब -2 और -1 में बड़ा कौन है? -1। -1 बड़ा है। माइनस यानी ऋण वाला संख्या में, ऋणात्मक संख्या में जो छोटा संख्या रहेगा वही बड़ा मान वाला होता है। ठीक है, अगर कहीं लिख दिया है मान लो 450 और 1 में बड़ा कौन है, तो वास्तव में बड़ा कौन है? हाँ, रीढ़ एक बड़ा है। कौन 450 का रहा है? अभी भी नहीं समझा हो बच्चा। ऋणात्मक संख्या में छोटा संख्या वाला बड़ा होता है जी, क्योंकि इधर हम छोटे होते, इधर जितना भी ऋण बड़ा होता जाएगा वो संख्या छोटा है, और जितना भी ऋणात्मक संख्या छोटा रहेगा वही बड़ा होता है। समझ रहे हो? तो ऋण 450 ऋण एक बड़ा संख्या है। हाँ, संख्या पे मत जाओ, धनात्मक संख्या में बड़ा संख्या बड़ा होता है, ऋणात्मक संख्या में छोटा संख्या बड़ा होता है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, मुझे पता था। तो ध्यान रखना, ऐसी ऐसी चीजों को प्रश्न में पूछा जाता है। अब आगे देखो, एक वर्ती शून्य है और ऋण एक का परवर्ती ऋण संख्या पद्धति में, तो यहाँ ऋण एक का ये परवर्ती है। ठीक, और ऐसे भी याद रख सकते हो कि शून्य का परवर्ती 1 होता है और शून्य का पूर्ववर्ती ऋण 1 होता है। ठीक, ये भी याद रखना, शून्य का पूर्ववर्ती संख्या ऋण 1 होता है और परवर्ती संख्या 1 होता है। शून्य से किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते, याद रखो। कोई भी संख्या लिखा है, मान लो मैं कुछ भी लिख दिया यहाँ 5 और यहाँ पर शून्य से भाग करूंगा, यानी शून्य को भाजक के रूप में कभी भी नहीं लिया जाता, याद रखो। शून्य से हम किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते, लेकिन शून्य को किसी संख्या से भाग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। यानी शून्य यहाँ क्या रूप में है, दूसरा वाला में क्या रूप में है बताओ? भाज्य। भाज्य। शून्य दूसरा वाला में भाज्य है, जबकि पहला वाला प्रश्न में भाजक है। तो शून्य को भाज्य के रूप में लिखा जा सकता है, शून्य को भाज्य के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन भाजक के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते, याद रखना इसको। शून्य भाजक नहीं हो सकता, शून्य भाज्य हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कथन वाला प्रश्न में आता है। शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लो, जैसे 15। अब 15 में शून्य जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? 15 ही मिलेगा। या शून्य में 15 जोड़ू तो 15 ही मिलेगा। तो इसका नियम क्या हुआ शून्य का, कि शून्य किसी संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या मिलता है, या शून्य में कोई संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज। तो अब दूसरा देखें, तो देखो किसी संख्या में शून्य घटाएं तो क्या मिलता है? वही संख्या मिलता है। मान लो यहाँ मैं लिख दिया 29, किसी संख्या में शून्य घटाएं तो वही संख्या मिलता है, लेकिन शून्य में से कोई संख्या घटा सकते हैं क्या? नहीं। मान लो, देखो दोनों में अंतर है बच्चों।
दोनों चीज में काफी अंतर, उस चीज को जानो। जैसे मैं 5 में शून्य घटा सकता हूँ, 5 ही मिलेगा वही संख्या, लेकिन शून्य में 5, शून्य में नहीं 5 घटेगा। नहीं घटेगा। ये चीज याद रखिए, शून्य में से कभी भी 5 या कोई भी संख्या नहीं घटा सकते शून्य के अलावा। शून्य में से शून्य तो घटा सकते हो, ऐसे आ जाएगा शून्य, लेकिन शून्य में से शून्य को छोड़ के यानी शून्येतर संख्या नहीं घटा सकते, इस बात को भी याद रखो। जोड़ सकते हो, घट शून्य में कुछ संख्या जोड़ सकते हो, शून्य को किसी संख्या से जोड़ सकते हो, लेकिन शून्य में से कोई संख्या तुम लोग ऐसा सोच सकते हो जैसे 50 लिखा है, अब इसमें से हमको घटाना है 35, तो आप सोचते होगे शून्य में से 5 कभी नहीं घटता। ये हम लोग तो इसमें से लेते हैं ना, तब ये 10 बनता है, ठीक है। तो ये क्या बनता है फिर, 1 बचता है। तो यहाँ शून्य में से घटा नहीं है बच्चों, शून्य में से कोई संख्या घट ही नहीं सकता, वो तो हमने इसमें से हासिल लिए हैं, तब घटा है। तो वो 10 में से घटाए हैं, 5 शून्य में से नहीं घटाए, ठीक है। तो याद रखना, शून्य में से कोई संख्या नहीं घटा सकते, किसी संख्या में से शून्य घटा सकते, किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या मिलता है, ये ठीक। शून्य का किसी संख्या से गुणा करने पर, अब मान लो किसी संख्या से मैं शून्य का गुणा करूं या शून्य के साथ किसी संख्या का गुणा करूं, तो क्या मिलेगा, 3। 3। शून्य। ये 3 वाले अभी तक पहाड़ा शुरू करेंगे क्या भी। अरे 3 एक कम 3 होता है, 3 एक कम 3 होता है। तुम लोग कहाँ पर पहाड़ा पढ़ लिए भाई, 3 शून्यम 3 पहाड़ा में लिखा है, 3 एक 3 शून्यम 3, 3 एक कम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 एक कम 3 होता है ऐसे। और 3 का शून्य बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 शून्यम शून्य, कैसे कैसे कर देते हो। और शून्य का 3 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो भी शून्य ही मिलेगा, चाहे 3 का गुणा शून्य से करो, यानी किसी संख्या का गुणा करो शून्य से, या शून्य के साथ किसी संख्या का गुणा करो, शून्य ही आता है। अच्छे से नोट करो दिमाग में, 3 कह रहे हैं, 3 एक कम 3 ऐसे होगा, 3 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 होता है, समझ रहे हो जी, समझ में आया। हाँ, किसी भी संख्या का करो, चाहे मान लो मैं लिख दिया 15,600 का गुणा शून्य से करें तो 15,600 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0। हाँ शून्य आएगा। शून्य का गुणा मैं 10,000 से कर रहा हूँ, क्या आएगा, शून्य। 0। हाँ याद रखो, संख्या का गुणा शून्य से करो या शून्य का गुणा किसी संख्या से करो, शून्य ही आता है। लास्ट गुण देखें इसका, शून्य का परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती हो गया। अब बताओ शून्य का भाग वाला देखें, गुणा वाला तो हो गया, कहाँ गया? देखो किसी संख्या, अब उसको तो बता दिया अभी भी, कि किसी संख्या को शून्य से भाग करना और शून्य को किसी संख्या से, पहला दूसरा दोनों में कौन सही है, कौन किया जा सकता है, दूसरा। दूसरा। दूसरा कर सकते हैं, पहला वाला नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो ये बच्चों हो गया शून्य के बारे में। इसको छोड़ करके शून्य के बारे में और क्या जानते हो बताओ। अब मुझे हम लोगों को जितना याद था इसमें लिखे हैं, शून्य के बारे में और तुम लोग कुछ जानते होगे तो बताओ, बताओ जी। वेदांत तुमको याद आ रहा है कुछ शून्य के बारे में,
देखो सर याद। हाँ हाँ, संख्या शून्य के दी बारे गई में। है, हाँ जैसे हाँ 5 अंक दी गई है, उससे कितनी संख्या बनाई जा सकती? वो 5 अंक है, 9, 3, 6, 4 और हम्म 0। ऐसे में हम्म शून्य शून्य को अंक के रूप में नहीं गिना जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ वहां पर यानी कहीं भी अ, अंक के रूप में वो तभी गिना जाएगा जब उसे सबसे बड़े स्थान में नहीं लिखना है, वो दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा। वो संख्या बनाते समय जो करते हैं उसको बोल रहे हो ना। यस सर। हाँ, जैसे कुछ भी संख्या लिखे 5 6 3 0, तो यहाँ जीरो को अंक के रूप में रहेगा तो, लेकिन अगर उसको शुरू में ना लिखें तो यहाँ अगर ऐसे लिखें तब अंक के रूप में है, लेकिन ये शुरू में अगर ऐसे लिखें तो अंक के रूप में नहीं कर सकते। ये ठीक ठीक कह रहे हैं, ये भी बताया था। और कुछ चीज, और साथ ही साथ जब अंक से कुल संख्या बनाते हैं, उस दिन बताए थे, जैसे उसी को तुम भी बोल रहे थे शायद। ये 3 अंक है हमारे पास, तो 3 5 0 से कुल कितना संख्या बनता है लिखते समय हम 1 2 3 से गुणा नहीं करते, हम ऐसा गुणा नहीं करते। ये गलत है, क्योंकि 3 को यहाँ अंक नहीं मानना है, 3 को यहाँ अंक नहीं मानना है, 2 है, तो ये करेंगे। अब बाकी ये यहाँ पर रिपीट करते हैं, ये 2 को रिपीट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर 3 5 और यहाँ कोई संख्या मान लो 7 रहता है, ठीक है, यहाँ पर ये तीनों 3 अंक मान के 1 × 2 × 3 करेंगे, तो यहाँ पे 6 संख्या बनेगा टोटल 3 अंकों। लेकिन 3 5 0 है, तो 0 को अंक न मानते हुए 2 अंक है मानेंगे और 1 से लेकर 2 तक गुणा करेंगे, और 0 के चक्कर में ये 2 को रिपीट करेंगे, तो ये यहाँ पर कुल 4 संख्या ही बने। तो ये वाला कल भी बताया था मेरे ख्याल से। तो ये हो गया हमारा शून्य के बारे में, शून्य के बारे में ये कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे, अब जानते हैं बच्चों संख्या 1 के बारे में। अब तुम लोग बताते जाओगे, बाद में मैं उसको बताऊंगा। संख्या को इसमें कुछ ऐसा है लग रहा है। चलो जानेंगे अब संख्या 1 के गुण। संख्या 1 के गुण। अब 1 के बारे में बताते जाओ, क्या क्या तुम लोग जानते हो। एक सबसे छोटी प्राकृतिक धनात्मक संख्या है। एक सबसे छोटी धनात्मक छोटी, संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी कह सकते हो या धनात्मक संख्या। तो एक सबसे छोटी प्राकृत या धनात्मक संख्या है। ये पहला पॉइंट मिल गया 1 के बारे में। चलो 1 के बारे में और अगली बात बताओ, सभी बच्चे बताते जाओ। एक सबसे छोटी विषम संख्या है। रुको रुको, ऐसे में गड़बड़ हो रहा है, कई लोगों का आवाज एक साथ आ रहा है। मैं चलो जैसा जैसा मुझे नाम याद आ रहा है तुम लोगों का, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। चलो वेदांत तुम बताओ, वेदांत, मैं सब बच्चों का नाम अलग अलग लूंगा। वेदांत तुम बताओ 1 के बारे में। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है। हाँ बहुत बढ़िया। प्रत्येक, प्रत्येक को और क्या शब्द कहते हैं, हरेक। प्रत्येक कहो या हरेक कहो, तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है। चाहे कोई भी संख्या लिखो, होता ही है। अब हिमांशी,
हिमांशी तुम बोलो, एक के बारे में कोई एक वाक्य बताओ। हिमांशी को नहीं याद आ रहा है तो लोकेंद्र, लोकेंद्र, विद्या साहू, विद्या यादव, लक्ष्मी साहू, एक के बारे में बोलना है। तुम लोग इस तरह करोगे तो नहीं बनेगा काम। सोचो, उसको मैं परसों का भेजा हूँ और जो भी अगर ग्रुप में शेयर किया गया है, नोट करने के लिए बोला गया है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित प्रश्न आता ही है, तभी मैं वो ग्रुप में शेयर करता हूँ। अब वो याद नहीं रखोगे तो बहुत जगह वो समझो तुमको मैंने गणित बनाने में गलती होगा। एक एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या। हाँ, वेदांत बोले हो क्या? यस सर। हाँ, एक न तो भाज्य, भाज्य को और क्या संख्या बोलते हैं बोलो? यौगिक। यौगिक। ये चीज बार बार इसलिए मैं पूछता हूँ ताकि परीक्षा में कहीं यौगिक संख्या मत पूछ दे, तो तुम लोगों को याद रहना चाहिए एक ना तो भाज्य यानी यौगिक है, न ही अभाज्य। अभाज्य को क्या बोलते हैं एक और? ऋण संख्या। ऋण संख्या। तो इस तरह हो गया, एक ना तो भाज्य यानी यौगिक संख्या है, न ही अभाज्य यानी ऋण संख्या है। ठीक, चलो जी, अगला चौथा भूमि, चलो बताओ। एक सबसे छोटी विषम संख्या है। एक सबसे छोटी विषम संख्या है। अमन सोनवानी जुड़े हो? अमन सोनवानी, एक सबसे छोटी विषम संख्या है, बहुत बढ़िया। चलो बताओ एक के बारे में कुछ, एक के बारे में कुछ पता हो तो बताओ। और वो भेजे हैं तो उसको याद करने के लिए बोले थे जी, पढ़ के याद करना था। एक सबसे छोटी विषम संख्या है, और बोलो, क्या मैं कह सकता हूं एक सबसे छोटी विषम भी है? एक सबसे छोटी विषम अंक अंक भी है, और सबसे छोटी विषम संख्या भी है, दोनों है। विषम अंक भी कह सकते हैं, विषम संख्या भी कह सकते हैं, सबसे छोटी। ठीक है, चलो और बताओ एक के बारे में, चलो बताओ जी वेदांत। संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है। छठवां क्या बोले? एक बार और बोलो भूमि, भूमि एक बार और रिपीट। हर संख्या का महत्तम समापवर्त्य एक होता है। हर संख्या का नहीं जी, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं और सह अभाज्य, ये याद रखो। सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक एक होता है। अब जैसे 3 और 5 दोनों का महत्तम निकालेंगे, क्या करेंगे? दोनों का गुणनखंड को लिखेंगे इस तरह। तो 3 का गुणनखंड 1 और 3, और 5 का गुणनखंड 1 और 5 होता है। महत्तम निकालने के लिए दोनों में जो गुणनखंड रहता है उसको ऐसे गोल घेर दो और छांट लो। तो देखो 3 का गुणनखंड 1 और 3, 5 का गुणनखंड 1 और 5, और एक ऐसा संख्या है जो दोनों में है, तो एक को बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो ये जो एक है वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 और 5 का, इसीलिए 3 और 5 का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा एक।
तो कोई भी अभाज्य संख्या लिख लो, 2 या 2 से अधिक। याद रखना बच्चों, महत्तम समापवर्तक लिखने के लिए कम से कम 2 ठो संख्या होना जरूरी है। अब 2 से अधिक भी चल सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ 7 भी लिख दूं, तो 7 का महत्तम समापवर्तक क्या हो, सॉरी, गुणनखंड क्या होगा, 1 और 7 होगा। तो क्योंकि 7 भी अभाज्य है, तो देखो तीनों में उभयनिष्ठ एक ही तो मिला जी। तो तुम कितना भी अभाज्य संख्या लिख लो, सभी का महत्व, तो उभयनिष्ठ संख्या तो एक ही मिलेगा, बाकी तो मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए सभी अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, कह सकते हैं। उसी तरह सहअभाज्य संख्या लोगे तो सहअभाज्य संख्या केवल 2 ठो होता है। जैसे मान लो 4 व 5 ले लिया। अब 4 और 5 क्या है, आपस में सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों का महत्तम 1 होता है। देखो 4 का गुणनखंड क्या होता है, 4, 1, 2, 4। 5 का क्या होता है, 1, 5। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, 1 मिला। इस तरह 4 व 5 का महत्तम समापवर्तक 1 हुआ, और 4 और 5 को आपस में क्या संख्या बोलते हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 हो। असहअभाज्य में दोनों अभाज्य संख्या नहीं रहता ना, एक तो भाज्य संख्या रहता है, ये याद रख। सहअभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें एक भाज्य हो सकता है, एक अभाज्य हो सकता है। चलिए, अब ये समझ आ गया। तो अभाज्य संख्याओं का और सहअभाज्य संख्याओं का महत्व। चलो अगला बताओ। सर, किसी संख्या में 1 को जोड़ने पर उस संख्या का परवर्ती संख्या प्राप्त होता है। बिल्कुल, सातवां गुण लिखने जा रहे हैं। किसी संख्या में एक जोड़ने पर उस संख्या का परवर्ती संख्या प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, बोलो जी, उदाहरण। जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलता है। 5 का परवर्ती संख्या 6 होता है। ठीक, गुड। ये 5 में 1 जोड़ने पर 6 मिलता है। और देखो संख्या रेखा में हम जब लिखते हैं 5, तो 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7। इस तरह 5 का ये आगे आने वाला संख्या, 5 के बाद आने वाली संख्या 6 है, तो 5 का परवर्ती संख्या है। बिल्कुल सही। चलो, और फिर इसमें और जोड़ो। 7वां के बाद 8वां गुण देखो जी, 1 के बारे में। और किसी संख्या में 1 को घटाने पर उसका पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। किसी संख्या में एक घटाने पर उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। उदाहरण बताओ जी। जैसे 6 में 1 घटाए तो 5 मिलता है। जैसे 6 में 1 घटाए तो 5 मिलता है। अब 5 देखो 6 के पहले आता है, तो पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो इस तरह कोई भी संख्या ले लो, उसमें अगर तुम 1 घटाओगे तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होता है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला देखो, अगला 1 के बारे में फिर बताओ। या जोड़ने पर, घटाने पर, आप गुणा करने पर भी बता दो। 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर
वही संख्या प्राप्त होता है। एक को किसी संख्या एक को किसी संख्या से गुणा करें, यानी गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे जैसे 5 गुना 1 बराबर 5। 5 गुणा 1 बराबर 5। कोई भी संख्या कर लो। 15 गुणित 1 बराबर 15। 100 गुणित 1 बराबर 100। तो किसी भी संख्या का देखो बच्चों, गुणा जब हम 1 से करते हैं तो जिस संख्या का गुणा किए हैं वही मिलता है। ठीक है। वही संख्या प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद फिर गुणा, या इसमें उल्टा भी कर सकते हो। 1 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करो वही संख्या प्राप्त होता है, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है। किसी संख्या का या 1 के साथ किसी संख्या का गुणा करो तो जो संख्या का 1 के साथ गुणा करोगे वही संख्या मिलेगा रे भैया। ठीक। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद भाग वाला। चलो बोलो। अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनाना होता है तो 1 को सबसे शुरू में लिखना होता है। बहुत बढ़िया उत्तर पता है। जैसे ठीक उत्तर दी है। जैसे सबसे छोटी संख्या लिखो, ऐसे बोलते हैं ना जी। इसमें मान लो 4 अंक का कह दिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमेशा शुरू में सबसे बड़े स्थान में 1 लिखा जाता है। बाकी जगह में क्या लिखा जाता है? शून्य। 0। 1 नंबर का जवाब। तो याद रखो बच्चों, जब भी सबसे छोटी संख्या तो 1 को शुरू में लिखते हैं, अब बाकी स्थान में 0 लिखा जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताओ जी 1 के बारे में। 1 को किसी संख्या से भाग करने पर वही संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक। 1 को किसी संख्या यानी 1 से कहेगी, 1 से किसी संख्या को भाग करने पर वही संख्या भागफल के रूप में मिलता है। वही संख्या भागफल के रूप में मिलता है या प्राप्त होता है। ठीक। जैसे मैं 15 को अगर 1 से भाग करूं तो भागफल 15 ही मिलेगा। अगर मैं 65 को 1 से भाग करूं तो भागफल 65 ही मिलेगा। संसार का कोई भी संख्या को तुम 1 से भाग करो, 1 को अगर भाजक के रूप में लिखोगे तो भागफल किसके बराबर मिलता है? वही संख्या। भाज्य के बराबर। भाज्य के बराबर। याद रखो, 1 को अगर भाजक लिखोगे तो भागफल हमेशा भाज्य के बराबर ही मिलता है। मिल रहा है जी। यहाँ 65 भाज्य है, 1 भाजक है, तो 65 ही भागफल मिला। यहाँ पर नीचे देखो 15 भाज्य है, तो 1 को भाजक बने तो भागफल भी 15 आया। तो याद रखो बच्चों, यहाँ से क्या नियम पता चला? अगर 1 भाजक के रूप में रहेगा तब भाज्य और भागफल बराबर होता है। ऐसे कभी कभी प्रश्न पूछ देगा, कौन सा कथन सत्य है, ऐसा लिखा रहेगा, और तो वहां एक कथन लिखा रहेगा कि 1 भाजक हो, 1 अगर भाजक हो तो भाज्य बराबर भागफल होता है।
अब ऐसा तो कहीं पढ़े नहीं है, पुस्तक में नहीं लिखा है, तब गड़बड़ हो सकता है, समझ में नहीं आए उस समय तो याद रखो जब एक भाजक हो, ये देखो एक यहाँ भाजक है, तो भाज्य और ये है भागफल, तो भागफल और भाज्य दोनों देखो एक बराबर उत्तर आता है। तो याद रखो जब भी किसी संख्या का भाजक एक हो तो भाज्य हमेशा बराबर होता है भागफल के। ठीक, चलो और कुछ बचा इसमें, एक के बारे में और बचा हो तो बोलो, फिर मैं उसमें देखूंगा क्या क्या लिखवाया था। 2 या 2 से अधिक सहभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। हाँ ये तो अभी बताए ना वेदांत, मैंने उसमें बता दिए हैं। अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का भी महत्तम 1 होता है, सहभाज्य संख्या का भी महत्तम समापवर्तक 1 होता है। और देखो चलो अब देखते हैं। जुड़वा भाज्य संख्याओं के बीच एक संख्या गायब रहता है। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये नहीं आ रहा है। आएगा आएगा बच्चों। तो जुड़वा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है क्या? जुड़वा नहीं भाज्य सर, संख्याओं के बीच बीच में से एक संख्या आएगा, एक संख्या गायब रहता है। जैसे देखो बच्चों, जुड़वा भाज्य कौन कौन सा है, जैसे 3 व 5 जुड़वा भाज्य संख्या है, तो देखो इसके बीच में 4 गायब है, 4 एक संख्या रहता है वो। 5 और 7 भी जुड़वा भाज्य है, क्योंकि दोनों के बीच से 6 जो संख्या गायब है। उसी तरह कहें 11 और 13 भी जुड़वा भाज्य है, दोनों के बीच से 12 एक जो संख्या गायब है। उसी तरह कहें 17 19 भी एक सहभाज्य संख्या जुड़वा भाज्य संख्या है, इसके बीच से भी ये 18 संख्या गायब है। तो जो जुड़वा भाज्य संख्या होते हैं, युग्म भाज्य भी बोलते हैं। जुड़वा भाज्य को क्या बोला जाता है? युग्म भाज्य, युग्म माने जुड़वा होता है। तो युग्म भाज्य संख्या के बीच से एक संख्या गायब होता है। और कुछ बताओगे एक के बारे में? चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या क्या मैंने लिखवाया था उस दिन ग्रीन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे सॉरी। तो एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है या धनात्मक संख्या है, अभी बता चुके। एक ना तो भाज्य यानी यौगिक संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या, ये भी बता चुके तुम लोगों ने। एक सबसे छोटी विषम संख्या है और सबसे छोटा विषम अंक भी है, ये भी बताया। एक को किसी संख्या में जोड़ने पर परवर्ती संख्या मिलता है, ये भी तुम लोगों ने बताया अभी। ये जैसे एक को किसी संख्या में से घटाने पर क्या संख्या मिला? पूर्ववर्ती संख्या मिला, पूर्ववर्ती, ये भी बताया। एक का किसी संख्या से गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होता है। एक का किसी संख्या से गुणा करो या एक के साथ किसी संख्या का गुणा करो, वही संख्या प्राप्त होता है। अगला देखें, एक किसी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल वही प्राप्त होता है, अभी बताया। अगर हम 1 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो भागफल, भाज्य और भागफल दोनों बराबर हो जाता है। अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। 2 या 2 से अधिक सहभाज्य संख्या भी महत्तम समापवर्तक 1 होता है, अभी बताया। जुड़वा भाज्य संख्याओं के बीच एक संख्या गायब रहता है, तुरंत अभी बताया हूं। संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या 0 और परवर्ती संख्या 2 होता है, इस पर नहीं हुआ था चर्चा। तो संख्या 1 लिखते हैं जब संख्या रेखा में इस तरह देखो 1 लिखा रहता है ऐसे, तो
एक का पूर्ववर्ती हो गया 0 और एक का परवर्ती होता है 2। ये चीज नहीं आया था। किसी संख्या का घात 0 हो, 0 हो तो उसका मान 1 होता है। मान लो 35 का घात 0 है, इसका मतलब ये 1 के बराबर है। किसी का भी घात कह दो, मान लो 100 का घात 0 है तो भी ये 1 के ही बराबर माना जाता है। ठीक है, ये बात भी नहीं आया था अभी। तो याद रखना, किसी भी संख्या का घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। मान लो किसी संख्या का घात 1 है तो वो संख्या वही संख्या होगा। 10 का घात 1 माने 10 ही है वो। किसी से मान लो 5 का घात 1 तो 5 ही है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट है। जैसे 35 का घात 1 तो 35 लिखाएगा वो। मान लो 15 का घात 1 तो 15 होता है। इसीलिए बच्चों घात 1 को लिखा नहीं जाता। याद रखो, घात 1 को क्यों नहीं लिखते? क्योंकि लिखेंगे तो भी उतना ही है, नहीं लिखेंगे तो भी उतना ही है। अब 15 का घात नहीं लिखेंगे तो भी 15 है। अब 15 का घात 1 लिखूं तो भी मान 15 है। इसीलिए घात 1 को नहीं लिखा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और किसी संख्या का घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक, ये अब ये लास्ट में ये घातांक वाला चीज बताया हूँ, कुछ उसको बता देता हूँ। ये 1 से संबंधित नहीं है। ये वाला देखो, जैसे किसी 10 का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन 10 का घात 1 है तो मैं बोला हूं अभी, एक घात होने पर कोई मान में फर्क नहीं पड़ता। 10 का घात 2 है माने 1 के साथ 2 ठो 0 लिखना है। 10 का घात 3 का मतलब होता है 1 के साथ 3 ठो 0 लिखना है। 10 का घात 4 का मतलब होता है 1 के साथ 4 ठो 0 लिखना है। ये 10 का घात 5 है, इसका मतलब 10 के साथ 5 ठो 0 लिखना है। तो इस तरह 10 का घात के संख्या के रूप में लिखा हो तो उसका यही मतलब होता है, याद रखना पड़ा है। तो इस तरह बच्चों आज हमने जाना संख्या 0 और 1 के बारे में, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला जो लिख के भेजा हूं सभी अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना, और बीच बीच में भूल जाओगे तो पढ़ते रहना। ये जिस दिन परीक्षा होगा उससे पहले तो दोनों को अच्छे से ये पढ़ ही लेना। ये इससे संबंधित प्रश्न आने का चांस फुल रहता है। ठीक है, तो इस तरह आज हमने 0 और 1 के बारे में जाना। और बच्चों आज का जो ये क्लास है वो यहीं पर समाप्त करेंगे।